चलिए साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल हमारे टेंस की अगले सीरीज में हम चलते हैं और आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सीरीज में देखा था कि टेंस की जो पिछली सीरीज आई थी उस सीरीज में हमने ये देखा था कि किसी भी टेंस की पहचान के लिए उसके वाक्य के यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में जो उसकी पहचान होती है, इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी अपनी एक पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में। वैसे तो ये टेंस जो है वो 2-3 प्रकार के कंडीशन पर ये बनता है, तो उसकी हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम परिचित होते हैं कि इसकी पहचान के तौर पर हम लेते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुके होंगे, ये आदि शब्द आते हैं। उसके बाद में ये हम दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होता है। तो इसका पहली शर्त है, उसके बाद में हम दूसरी कंडीशन भी देखेंगे, तीसरी कंडीशन भी देखेंगे। 2-3 प्रकार से 2-3 जगहों पर यानी कि इसका पूर्ण भविष्यकाल का उपयोग होता है। तो हम इसका पहला प्रकार देखते हैं कि ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जिससे ये बोध हो कि एक्शन यानी कि जो कार्य है, कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि अपन जनरली अपन लोग बोलते हैं कि मैं कल इस समय तक भोपाल पहुँच चुका होगा। जब अपन ऐसी बातें जब हम करते हैं, पहुँच चुका, अभी गया नहीं है, उसने जाना भी प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन वो एक इमेज करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि हाँ मैं इस समय तक जो है मैं कल भोपाल पहुंच चुका होगा या मैं पहुंच जाऊंगा। इस तरह से जब हम बातें करते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका उसी प्रकार से जैसे टेंस के स्ट्रक्चर है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले जो है हम वो कर्ता रखते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है शैल या विल का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आजकल जो है हर जगह पर अब ये विल सहायक क्रिया का ही प्रयोग ज़्यादातर होने लगा है। विल लगभग लुप्त सा प्राय हो गया है, लेकिन फिर भी यदि मान लो आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि में या एग्ज़ाम में या परीक्षाओं में या एसएससी में या बड़ी एग्ज़ामों में यदि आपको ऐसा पूछा जाता है सेल और विल के बारे में, और जब वहाँ का कर्ता आई और वी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सेल का प्रयोग करना है, ना कि विल का प्रयोग करना है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आजकल सब विल का ही प्रयोग ज़्यादातर होने लगा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने सेल या विल लगाया। उसके बाद में सहायक क्रिया हमने हैव का प्रयोग किया। हैव का प्रयोग क्यों किया, और हाँ हैव का प्रयोग किया, और हैव के बाद में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख दिया प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी इसके और अदर वर्ड है तो अपन उसको यहाँ पर अदर वर्ड भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के नियम वही है। नेगेटिव के नियम वही है कि जब कोई सहायक क्रिया हो और सहायक क्रिया यदि लगी है तो सहायक क्रिया के बाद में ही हमको यहाँ पर नॉट रखना पड़ता है। उसके बाद में फिर ये सेकंड सहायक क्रिया रखी जाती है हैव, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है कि जब भी सब्जेक्ट के पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको सिर्फ जिसका उत्तर जो है वो क्या में मिले, हमको हाँ या ना में यदि हमको मिलता है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया को लगाते हैं और सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्ट रख देते हैं, और ये उसके बाद में हमने सेकंड सहायक क्रिया जो है वो लगा दी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी वही नियम है। सहायक क्रिया सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए साथियों, ये फिर हम इसके कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं कि मैं कल इस समय तक भोपाल पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जो वाक्य का कर्ता है, वाक्य का कर्ता हमने यहाँ पर आई दिया हुआ है तो हमने आई को रख दिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया, हमने सेल लगा दिया, सेल, और उसके बाद में हमने हैव सहायक क्रिया रख दिया। जैसा हमारे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, हमारे फार्मूले में जो दिया हुआ है, हमने यहाँ पर हैव लगा दिया, यानी कि पहुँचना, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये वाक्य के अंत में जो होती है वो क्रिया होती है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, क्रिया लगा दिया रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिच्ड, और उसके बाद में हमने रख दिया यहाँ पर अब भोपाल, यानी कि ये हमारा
ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल हैव रीच्ड भोपाल बाय दिस समय। जो अदर वर्ड है, जैसे हमने यहाँ पर चर्चा किया था कि अदर वर्ड मतलब जो कर्ता के बाद में सहायक क्रिया के बाद में यदि कोई मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद में यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी कुछ बच जाता है वो सारे के सारे हमारे जो है वो अदर वर्ड्स होते हैं, और अदर वर्ड्स को हमने सेंटेंस के लास्ट में हमको रख देना है। यहाँ हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यदि हम इसी वाक्य को यदि हम निगेटिव बनाने की प्रोसेस देखेंगे तो निगेटिव बनाने का प्रोसेस वही है कि जब करता है, कर्ता के बाद में हमको सहायक क्रिया रखना है, और सहायक क्रिया जो पहली सहायक क्रिया है, यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, जो पहली कर्ता के बाद जो पहली सहायक क्रिया है उस पहली सहायक क्रिया के बाद में नाट लगाना है, ना कि हैव के बाद में। कई बच्चे क्या होता है कि कई बच्चे ये इस कर्म की सहायक क्रिया, इसको भी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया, हैव भी सहायक क्रिया है, लेकिन जो कर्ता के बाद में जो सहायक क्रिया आती है ये मेन सहायक क्रिया होती है, और इसके बाद में जो सहायक क्रिया जो हेल्प करने के लिए आती है ये जो है ये इसकी सबऑर्डिनेट सहायक क्रिया है। तो इस क्रिया के बाद में आपको नाट नहीं लगाना है। आपको नाट कहाँ लगाना है? जो कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया आई है इस सहायक क्रिया के बाद में आपको नाट लगाना है। आई शैल नॉट हैव रीच्ड भोपाल बाय दिस टाइम। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। तो ये यहाँ गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में जब अपन इंट्रागेटिव करेंगे तो इंट्रागेटिव में भी अपने को वही करना है कि सहायक क्रिया को जो कर्ता के पहले लगाना है। तो ये हमारा कर्ता जो है वो आई है, आई के पहले हमने सेल लगाया, सेल के बाद में हमने सेकंड सहायक क्रिया लगा दी हैव, और हैव के बाद में हमने लगा दिया यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच का रीच्ड भोपाल बाय दिस टाइम। बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब और एक वाक्य हम लेते हैं। और इस वाक्य पर हम चर्चा करेंगे कि वह कल शाम तक वापस आ चुकी होगी। हम ऐसा कभी बोलते हैं ना कि वह शाम तक कल घर वापस आ चुकी होगी। इमेज करते हैं कि हम ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई वो कल शाम तक वापस आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इसको फ्रेम करना शुरू करते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी से इसको हम ट्रांसलेट कैसा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पर लगा दिया वह आ चुकी होगी मतलब कोई ना कोई स्त्रीलिंग है ना। तो फीमेल के लिए क्या आता है कि सी आता है। सी के बाद में हमने विल लगा दिया। विल क्यों लगाया? विल लगाने का कारण फ्यूचर टेंस में जो सहायक क्रिया है, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया दो ही सहायक क्रिया है, एक तो विल है और दूसरा सेल है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आई वी के साथ में सेल लगता है और बाकी सब के साथ में विल लगता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इस बात को भी ध्यान रखना है कि आजकल स्पोकन में यानी कि सब के साथ में विल बोलने का खूब चलन चला है। तो आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप जहाँ तक ग्रामेटिकल रूल्स की बात आती है तो हमको आई और वी के साथ में, जहाँ आपको परीक्षाओं में देना है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब परीक्षाएं आपको देना है और वहाँ जब लिखने की बारी आती है, जब आपको वहाँ पर इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करना है, बाकी जगह फिर आपको विल का प्रयोग करना है। स्पोकन में तो सब चलता है। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए क्या आएगा? सी आएगा। सी के बाद में हमने सहायक क्रिया विल लगा दिया। विल के बाद में हमने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। देखिए यहाँ पर हैव भी क्यों लगता है, मैं इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर ये विल क्यों, हैव क्यों लगता है। क्योंकि हैव ऐसा ही नहीं लगता, इसका कोई ना कोई रीज़न है। तब अक्सर करके ये देखा जाता है कि जब ये विल या सेल होती है, ये अकेले नहीं आती, कोई ना कोई ये मेन वर्ब लेती है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डालूंगा कि यहाँ पर हैव क्यों लगाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल अपन इसके जो ट्रांसलेट है, अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अपन चर्चा कर रहे हैं। जब मैं हैव पर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इस बुक में विस्तार से बताऊंगा कि हैव यहाँ क्यों लगाया जाता है और हैव के और क्या क्या प्रयोग हैं। मैं उस पर भी यानी कि उस पर लंबा वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा। तो सी विल हैव कम बैक, वहाँ के लिए हमने सी लगा दिया। हे सी के अकॉर्डिंग हमने विल लगा दिया। विल के बाद में हमने हैव लगा दिया। हैव कम, तो कम, कैम, कम, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कम ही होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसका कम होता है। बैक होम, वापस आना, तो उसके लिए अपन ने बैक होम लगा दिया। बाय इवनिंग, वह कल शाम तक घर वापस आ चुकी होगी।
इसी प्रकार से इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव यही है कि हमको यानी कि विल और हैव के बीच में हमको नॉट लगा देना है, फिर बाकी वाक्य ज्यों का त्यों लगाना है। बस इसका आंसर जो है हमको नेगेटिव मिलेगा, ना में मिलेगा। इंट्रागेटिव के लिए इसी विल को हमको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है और उसके बाद में फिर बाकी वाक्य ज्यों का त्यों। और बस इतने बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होता है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं और उनके जो है वो माइनस मार्किंग भी होती है। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी हमको प्रश्नवाचक लगाना है और इंट्रागेटिव में भी प्रश्नवाचक लगाना है। ये दोनों तरह के वाक्य जो हैं जब हम इसको सॉल्व करें, हम इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद में अक्सर करके हम इसको भूल जाते हैं। इसको भूलना नहीं है, इसको जो है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तभी आपका वाक्य ये कंप्लीट होगा। तो विल सी नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, इस तरह से ये जो है नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव। यही अब अगला वाक्य देखते हैं कि अगले साल इस समय तक मैं फिल्म देख चुका होगा। ऐसा जब हमको बोलना है, देखिए जब कोई ऐसे लंबे वाक्य हो तो उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन नहीं होते। सरल वाक्यों को तो हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जब लंबे वाक्य जब बोलना रहता है या लिखना रहता है, जब उनका आंसर देना होता है तो हम लोग अक्सर करके उसमें हम लड़खड़ा जाते हैं। तो हमको लड़खड़ा नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, हमको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगले साल इस समय तक, देखिए ये हो गया इस समय तक, अगले साल इस समय तक एक फ्रेज हो गया, मैं फिल्म देख चुका होगा। तो या तो आप इस वाक्य को, अब यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा वाक्य लंबा है, मैं फिल्म देख चुका होगा, तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो आप ऐसा बना सकते हैं, ये जो अगले साल इस समय तक बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये एक हो गया। तो यहाँ तक के का आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब ये तो वाक्य बिल्कुल सरल है कि मैं फिल्म देख चुका होगा, आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म, ये हो गया। अब ये बात आती है ये अदर वर्ड की, तो या तो ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक के का जो ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, या तो आप वाक्य के इसको प्रारंभ में इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो फिर आप ये मेन वाक्य के बाद में भी इसको आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। अब ये वाक्य वैसी है। अब मैं इसी वाक्य को किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल इस समय तक मैं फिल्म देख चुका होगा, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म, ये इसका पहला ट्रांसलेट हो गया। अब मैं इसी हिंदी के वाक्य को मैं बोलूँगा। अब मैं जो पहला जो वाक्य हिंदी वाक्य के पूरा का पूरा सेंटेंस जो वाक्य के अंत में था, अब मैं इसको शुरू में ले आता हूँ, मैं अगले साल इस समय तक फिल्म देख चुका होगा। ये वाक्य कैसा बन गया, समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं अगले साल इस समय तक फिल्म देख चुका होगा। तो अब इसको जो है मैं अगले साल, तो अब इसको ट्रांसलेट कर कैसा करेंगे, तो मैं की अंग्रेजी अपन ने क्या कर दिया, आई कर दिया। आई के साथ में हमें मालूम है कि सेल लगाते हैं, तो हमने सेल लगा दिया, हैव लगा दिया। अब फिर देखना के लिए हमने वॉच्ड लगा दिया। अब क्या देख रहे हैं आप, तो फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो द फिल्म अब यहाँ तक लगा दिया। और आपने इसको फिर ये जो वाक्य जो है, जो लास्ट में ये जो वाक्य, जो पहले वाक्य में जब हमने इसको देखा था कि अगले साल इस समय तक, इसको अपने लिख दिया बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से जो है आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर दे, चाहे कान इधर से पकड़े या चाहे आप कान उधर से पकड़े, आप दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और इसको नेगेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव बनाना है, तो आप इसकी घर पे आप प्रैक्टिस करिए। चलिए अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसकी और एक कंडीशन है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, दूसरा नियम नंबर, अगला नियम कहना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है वो और कहाँ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग जैसे संभावना हो गई या कोई अनुमान हो गया, अनुमान जिसको अपन लाइक्लीहुड कहते हैं, इसको अभिव्यक्त करने के लिए भी हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमको सहारा लेते हैं, उसी के अनुसार बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, एक उदाहरण है। तो भाई आपने, तो हम शायद ही तो है ना, यानी कि उसको बोले कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, शायद, यानी कि क्या हो गया ये एक हम
अनुमान लगा रहे हैं कि हम एक ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि किसी से जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो चर्चाओं के दौरान जब इस प्रकार के जब वाक्य हमारे चर्चाओं में आते हैं तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, या आपने किसी महापुरुष का नाम सुना होगा, या कोई ऐसी व्यक्ति है या किसी जगह का आपने नाम सुना होगा, या किसी आपने उस समय के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो इस प्रकार से तो अपन शायद लगा करके इस प्रकार के वाक्य जब हम बोलते हैं तो जैसे हमने बोले कि वह एक उसने वह शोले फिल्म देखा होगा, है ना, क्या आपने शोले फिल्म देखा है, यानी इस प्रकार के जब अपन ये वाक्य करते हैं तो इनको भी जो है ध्यान रखिए। इस प्रकार के वाक्य ध्यान रहे, विल के जगह अपन मस्ट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि अब ये बात जब पक्की हो जाती है कि श्योर हो जाता है कि हाँ उसने वो चीज़ देखा होगा या देखा है या कंफर्म हो जाता है, तब फिर हम जो है विल की जगह पर हम मस्ट का प्रयोग भी हम करते हैं। तो आपने चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, तो यू विल हैव हेयर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। तो देखिए टेंस के अकॉर्डिंग जो नियम है वही रहेंगे, सिर्फ हमको क्या है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए या अनुमान को लगाने के लिए इसका नियम नंबर अगला है कि हम इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस बात से मेरा आशा है। वह शोले फिल्म देखा होगा, ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म शोले, ये बिल्कुल सरल है। चलिए अगला देखते हैं कि अब नियम नंबर अगला है, नियम नंबर 3 कि यदि दो कार्य, अब ऐसा भी कभी कभी होता है, अभी तो ठीक है कि यहाँ पर हमने एक एक सेंटेंस को लिया कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, वह फिल्म देखा होगा, मैं अगले साल तक मैं पहुँच जाऊँगा, ये जो इस प्रकार के जो एक एक सेंटेंस है, वन सेंटेंस, तो हमने इस प्रकार के सेंटेंस को देखे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंस को एक साथ बोलना पड़ता है। तो यदि दो कार्यों को हमको व्यक्त करना है या दो कार्य एक साथ हमको बोलना पड़ता है तो उनकी हम अंग्रेजी और उसको हम ट्रांसलेट कैसा करेंगे, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि दो कार्य फ्यूचर टेंस में हो, दो कार्य, देखिए यदि दो कार्य फ्यूचर टेंस में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो और दूसरा कार्य बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद वाले कार्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसा कि आपने और एक नियम आपने देखा होगा, मैंने वीडियो सीरीज में डाला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में करते हैं, आप वो वाला वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है जब दो वाक्य जब आते हैं तो उनको हम ट्रांसलेट कैसा करेंगे, तो उसी प्रकार से जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य है, दो एक्शन कार्य हो, तो दो एक्शन कार्यों को करने का एक नियम है। क्या नियम है कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो एक कार्य पहले समाप्त हो जाए, दो काम हो रहे हैं तो पहला काम है पहला समाप्त होगा और फिर उसके बाद में और एक दूसरा कार्य है वो भी समाप्त होगा, तो पहले वाक्य के लिए हमको किस टेंस का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य के लिए हमें किस टेंस, बात हम फ्यूचर परफेक्ट की कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तुम्हारे आने से पहले, अब यहाँ पर क्या है, दो काम हुए, तुम्हारे आने से पहले यानी कि तुम्हारा आना एक पहला काम हो गया, फिर मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं अपना काम, ये जो करता है यहाँ वाला, ये मैं, ये काम पहले कौन सा हो रहा है, इसके आने से पहले ये तुम्हारे जो है, ये तुम्हारे एक करता है और मैं जो है ये दूसरा करता है। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो मैं का काम जो है ये पहले समाप्त हो गया और तुम्हारे आने का काम जो है ये बाद में हुआ। तो अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इमेज करना है, हमें अपना थोड़ा सा यानी कि माइंड लगाना है कि मुझे किस वाक्य का पहले अनुवाद करना है और वो कौन से टेंस में होगा और बाद वाले काम को हम किस टेंस में हम प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए
कि यदि दो कार्य फ्यूचर टेंस में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो और दूसरा कार्य बाद में हो, ऐसी स्थिति में पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद वाले कार्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, तो तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं, तो मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तो ये जो है, ये मैं अपना कार्य यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक के का हम क्या काम करेंगे, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए पहले इसको करते हैं। आई, तो आई के साथ में जैसा कि मैंने बताया कि आई के साथ में सेल लगाते हैं, सेल सहायक क्रिया, तो आई सेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। देखिए, तो ये जो है, ये वाला जो पहला काम जो होता है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, तो ये काम जो है ये कहाँ हुआ है, ये कार्य पहले हो गया है। तो पहले हो गया तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, और आने का काम जो है ये बाद में हुआ है, तो हम इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे, बिफोर यू कम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है ये हमने यहाँ पर हम इसको रख दिया। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो बाद में काम हुआ उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। चाहे तो आप इसको हम पहले भी ला करके आप कर सकते हैं। वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। देखिए यहाँ पर वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, तो यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहा है, वर्षा होना और पौधे सूखना, ये दो काम हुए हैं, वर्षा का होना और पौधे का सूखना। तो वर्षा पहले हुई या पौधे सूखे, तो ये पौधे सूखने का काम जो है वो पहले हुआ है ना। तो वर्षा होने से पहले पौधे, तो वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, तो पहले कौन सा काम हुआ, पौधे सूखने का काम पहले हुआ, वर्षा होने का काम ये बाद में हुआ। तो जब बाद में हुआ, वर्षा होने का काम जब बाद में हुआ, तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, और ये जो है इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, ठीक है, यानी कि हम इसको हम पहले करेंगे सूख चुके होंगे, तो द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। तो वर्षा के लिए जो है सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से साथियों, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट कम, तो जो काम पहले हुआ यानी कि पौधे सूखने का काम पहले हुआ, तो हम उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किए, और वर्षा होने का काम जो बाद में हुआ तो हमने बिफोर कंजंक्शन से इसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ करके इसको हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इसका ट्रांसफर कर लिया। चलिए तो आज हम यहीं पर अपने इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।